नमस्कार। थार स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विषय की। कक्षा 10 की सामाजिक की जो किताब है उसमें पहला जो भाग है वो इतिहास का है और उस इतिहास में हम पहले चैप्टर में सामाजिक के इतिहास के पहले चैप्टर में हम बात करेंगे स्वर्णिम भारत की। जो कि पहला चैप्टर है उसमें दिया गया है वो प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक, यानी इसमें महाजनपदकालीन व्यवस्था से लेकर 1206 ईस्वी तक, जब हमारे 1206 में गुलाम वंश शुरू होता है वहाँ तक पढ़ेंगे। तो इसमें मौर्य काल भी आएगा, गुप्त काल भी आएगा, शुंग वंश भी आएगा, राष्ट्रकूट, चोल वंश, ये सारी इतिहास की जो जानकारी है वो हमें यहाँ से इस चैप्टर में प्राप्त होगी। यानी हम चले जाएंगे 1206 गुलाम वंश तक मध्यकालीन भारत में। तो स्वर्णिम भारत से बात करते हैं प्रारंभ से। भारत जो है वो पहले एक सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता था। दुनिया, पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ देखती थी, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि से हो, विज्ञान की दृष्टि से हो, वास्तुकला की दृष्टि से हो या अन्य क्षेत्रों की दृष्टि से हो। तो विश्व गुरु जो है वो भारत था और धन संपदा में सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि भारत का जो व्यापार होता है वो विदेशों के साथ बहुत ज़्यादा था और यहाँ से जो माल निर्यात किया जाता था उसके बदले में भारत में स्वर्ण मुद्राएं आती थी। सोना या चांदी भारत में बड़ी मात्रा में आता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारतीयों के जो आदर्श है वो पूरी दुनिया के लिए आदरणीय और अनुकरणीय रहे हैं। यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीयों में विशेष तौर से पाई जाती है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरी दुनिया एक परिवार या समस्त विश्व को एक परिवार के समान मानना। पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरे परिवार के समान मानना, उनके सुख और दुख में शामिल होना, उनके सुख से सुखी होना और उनके दुख से दुखी होना, ये जो सोच है वो केवल भारतवर्ष में पाई जाती है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा केवल भारत में पाई जाती है, दुनिया में अन्यत्र कहीं भी या अन्य सभ्यताओं में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, न हमें आज तक कहीं पर पढ़ने के लिए मिली है। लेकिन भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसमें ये सारी बातें जो है वो शामिल है। वसुधैव कुटुंबकम हो या दूसरों के सुख की, कल्याण की भावना जो है उसके बारे में हो, तो पूरे विश्व को हम एक परिवार मानकर चलते हैं और परिवार में उनके सुख दुख में साथ रहा जाता है। तो सभी के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना भारतीय संस्कृति है वो करती है। जैसे सर्वे सन्तु निरामया की जो बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये बात जो है वो केवल भारतीय संस्कृति में आपको देखने को मिलेगी। यानी इसका मतलब है कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। तो आजकल जो महामारियां चल रही है उस पर एक देश पर आरोप लगाया जाता है, दूसरे देश पर आरोप लगाया जाता है। तो इस दौर में अगर हम इस बात की कल्पना करें सर्वे सन्तु की, तो शायद इस प्रकार की स्थिति आती नहीं दुनिया में। क्यों कि दुनिया के लोग अगर सभी सुखी हों, निरोग हों, स्वास्थ्य उनका अच्छा हो तो फिर इस प्रकार की समस्या पैदा ही नहीं होती। लेकिन आज का समय अलग है और वो समय अलग था। हालांकि आज भी हम उसी संस्कृति का पालन करते आ रहे हैं। हमने अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई दूसरे देशों के साथ या दुनिया के अन्य देशों के साथ में कोई
गड़बड़ जो है वो नहीं की है। उस समय के बाद जब भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, तो उस समय हमारा जो संबंध है वो विदेशों के साथ में था। हमारा नाविक बेड़ा, जहाजी बेड़ा जो है वो काफ़ी मजबूत था। हमारे नाविक जो है वो काफ़ी साहसी थे और इस वजह से हमारे आसपास के जो प्रदेश है या जो देश है उन देशों पर हमारा अधिकार था या व्यापारिक अधिकार था। इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे श्याम देश, ब्रह्म देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो आसपास के देश हैं, इन देशों को जो समुद्र के किनारे या समुद्र में जो टापू के समान थे, इनको द्वीपांतर कहा जाता था। इन प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था और ये प्रश्न भी द्वीपांतर का कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो हमारे देश थे, यहाँ तक हमारी संस्कृति फैली हुई थी। आज भी कई देशों के जो निवासी है वो हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी मुद्राओं पर। और इंडोनेशिया जैसे देश में तो आज भी रामायण का मंचन किया जाता है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो इंडोनेशिया गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि रामायण का मंचन चल रहा है। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा अचंभा हुआ उनको कि रामायण का मंचन इंडोनेशिया जैसे देश में, जो आजकल मुस्लिम बहुल कंट्री है, वहाँ पर रामायण का मंचन किया जा रहा है। तो उन लोगों ने बताया कि हमारे मूल में जो है वो रामायण ही है। भले ही आज हम कुछ भी हो, लेकिन हमारा मूल यही है, इसलिए ये किया जाता है। और हमारे जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है, ब्रह्मा जी के, भगवान शंकर के, विष्णु के, ये मंदिर जो है विदेशों में आज भी हमें कई जगह देखने को मिलता है। ये चीज़ें जो है वो साबित करती है कि भारत वास्तव में विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। तो इनसे हम समझ सकते हैं। तो इस व्यवस्था के बाद में रामायण, हमारे रामायण और महाभारत, रामायण तथा महाभारत जो है वो हमारे प्राचीन समय से ही आदर्श ग्रंथ रहे हैं। रामायण तथा महाभारत प्राचीन समय से हमारे आदर्श ग्रंथ रहे हैं। इन ग्रंथों में जो बातें हमें सिखाई है, इनको हम आदर्श मानकर आज भी इनका पालन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्राचीन समय की चीज़ें थी। धीरे धीरे आगे चलकर क्या हुआ, ये व्यवस्थाएं जो है जनजातीय जो व्यवस्था थी आगे चलकर वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी और लोग जो है वो कुटुंब में, कबीलों में रहने लगे, एक जगह रहने लगे और जनपदों का निर्माण हुआ। जनपदों का निर्माण हुआ और जनपद का मतलब होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, जन निवास करते हैं, उस क्षेत्र को जनपद कहा जाता है। और हम बात करेंगे महाजनपद कालीन व्यवस्था की। इन जनपदों से आगे चलकर ये पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए थे, धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं बदलने लगी। तो बात करते हैं हम महाजनपद कालीन व्यवस्था की। महाजनपद एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में लिखा मिलता है कि भारत में उस समय 16 महाजनपद थे। प्रश्न भी पूछा जाता है इसका कि किस ग्रंथ के अनुसार भारत में 16 महाजनपद थे, या उस समय भारत में कितने महाजनपद थे। तो हम कह सकते हैं कि भारत में उस समय 16 महाजनपद थे, जिनमें काशी, कौशल, अवंती, अस्मक, चेदी, मत्स्य, सूरसेन, इस प्रकार ये जो महाजनपद है इनकी संख्या थी 16। काशी, कौशल, मगध, अवंती, अस्मक, चेदी, मत्स्य, सूरसेन, तो जांगल, ये सारे जो है इनकी संख्या है वो 16 थी। और इन महाजनपदीय व्यवस्था में 2 प्रकार की शासन पद्धति चलती थी। शासन पद्धति, इस महाजनपदकालीन व्यवस्था में शासन पद्धति है वो हमें 2 प्रकार की दिखाई देती है। नंबर 1 गणतंत्रात्मक, नंबर 2 राजतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक तथा राजतंत्रात्मक, यानी कहीं पर व्यवस्था गणतंत्रीय थी और कहीं पर व्यवस्था राजतंत्रीय थी। दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यमान थी। गणतंत्र का मतलब होता है जहां का मुखिया चुना जाता है, जिसका निर्वाचन किया जाता है, और जहां पर ये वंश परंपरा के अनुसार चलते थे, वो व्यवस्था राजतंत्रात्मक चलती थी। तो 16 महाजनपदों में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो चला करती थी। अब हम बात करते थे राजस्थान के महाजनपद। यानी भारत में कुल जो है वो 16 महाजनपद थे। कुछ का विलय कर लिया गया, कुछ नए बन गए, वो अलग बातें हैं, लेकिन हमारे पास जो स्रोत उपलब्ध है उनके अनुसार 16 महाजनपद थे। तो उन 16 में से राजस्थान के जो महाजनपद है वो कितने थे। तो राजस्थान में महाजनपद 4 थे उस समय। कौन कौन से? नंबर 1 जांगल, मत्स्य, सूरसेन, सीवी। ये महाजनपद जो है वो राजस्थान से संबंधित है, यानी राजस्थान के क्षेत्र में इनका अस्तित्व मौजूद था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जांगल महाजनपद की। जांगल प्रदेश जो है आजकल बीकानेर को कहा जाता है, और ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर, तथा नागौर का क्षेत्र था। यानी जांगल प्रदेश, जो जांगल महाजनपद था वो वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर और नागौर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र उस समय जांगल प्रदेश या जांगल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। राजधानी इसकी
राजधानी अहिछत्रपुर थी। राजधानी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर जो है वो वर्तमान समय में नागौर को कहा जाता है। तो राजधानी इसकी अहिछत्रपुर थी और वर्तमान का जो नागौर का क्षेत्र है वो अहिछत्रपुर पुराने समय में कहलाता था। तो इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी। इस क्षेत्र के जो राजा है इस क्षेत्र के जो राजा है उनके सिक्कों पर या उनके जो राज चिन्ह हैं उनके ऊपर जांगलधर बादशाह लिखा होता था। इसका भी प्रश्न पूछा जाता है। जांगलधर बादशाह उनके जो राज चिन्ह है जैसे झंडे वगैरह, ध्वजा वगैरह, सिक्के वगैरह, उनके ऊपर इस प्रकार की चीज़ें जो है वो पाई गई है। तो राजा अपने आप को जांगलधर बादशाह के नाम से कहलाता था, पुकारता था। तो जांगलधर बादशाह इस क्षेत्र के राजा को कहा जाता था। तो दूसरा जो है वो है मत्स्य महाजनपद। ये जो मत्स्य महाजनपद है ये वर्तमान का जयपुर, अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र है वो कहलाता था। जयपुर, अलवर तथा भरतपुर का क्षेत्र वो इस मत्स्य प्रदेश में ये क्षेत्र आते थे। इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी इसकी विराटनगर थी। राजधानी इसकी विराटनगर थी। ये विराटनगर बैराट की जो पहाड़ियाँ हैं या जो बैराट का क्षेत्र है, आजकल हम इसको बैराट के नाम से जानते हैं। उस समय विराटनगर का उल्लेख जो है वो महाभारत कालीन समय में आया है और ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास का जो समय था 1 वर्ष का वो इसी विराटनगर में व्यतीत किया था। तो विराटनगर इसकी राजधानी थी। वर्तमान में बैराट की जो पहाड़ियाँ हैं जयपुर के आसपास में, जयपुर, अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र है वो कहलाता था। तीसरे महाजनपद की बात करते हैं हम। वो महाजनपद जो है वो था सूरसेन। ये सूरसेन महाजनपद है। ये हम राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, भरतपुर, करौली, धौलपुर या उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र, उस क्षेत्र में ये महाजनपद जो है वो आता था। ब्रज क्षेत्र जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, गायें चराई थी और वासुदेव श्री कृष्ण का संबंध इसी महाजनपद से माना जाता है। यानी सूरसेन जो है इसी महाजनपद से वासुदेव कृष्ण का संबंध माना जाता है और इसकी राजधानी जो है वो मथुरा थी। राजधानी इसकी मथुरा थी। तो ये ब्रज क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है और भरतपुर, धौलपुर, करौली और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो इसमें आता था। तो चौथे अगर महाजनपद की हम बात करें तो वो था सीवी।
सीवी महाजनपद, ये महाजनपद है वो वर्तमान समय में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भूभाग चला गया है और वहाँ पर जो सूरकोट के नाम से जाना जाता है वो क्षेत्र इसका है। तो इसकी जो पहचान है वो अब वर्तमान पाकिस्तान से होती है। तो ये क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है आजकल, और पाकिस्तान के जो भारत के आसपास का जो क्षेत्र है वही कहलाता था इसमें। तो हमारे जो है वो 4 महाजनपद थे राजस्थान में, जांगल, मत्स्य, सूरसेन तथा सीवी, ये राजस्थान के प्रमुख महाजनपद थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, महाजनपदीय व्यवस्था भी बिखरने लगी और बड़ी स्वतंत्र इकाइयों का निर्माण होने लगा। तो ये महाजनपद कालीन व्यवस्था में से कोई राजा शक्तिशाली हुआ, उसने एक महाजनपद को अपने राज्य में मिला लिया, दूसरे को मिला लिया, तीसरे को मिला लिया, इस प्रकार वह अपने राज्य का विस्तार करता गया। और आगे चलकर जो व्यवस्थाएं हम देखते हैं वो हमारे सामने आती है। तो ये व्यवस्था जो है महाजनपद कालीन व्यवस्था जो है वो 326 ईस्वी पूर्व तक चलती है। 326 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद वो नंद वंश आ जाता है, नंद वंश के बाद में मौर्य साम्राज्य आ जाता है, मौर्य साम्राज्य के बाद में आगे जो है वो हम इसमें पढ़ते जाएंगे अलग अलग समय में, और 1206 ईस्वी तक हम इनकी बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।